तो हम लोगों ने अपना सेक्शन नंबर ए कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर भी सेम मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आपको इसमें से जो चूज करना है आप चूज कर लीजिएगा। जहां पर क्वेश्चन नंबर 6 वो बात कर रहा है एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन इन नॉन यूरोपियन वर्ल्ड। उसके अलावा न्यूक्लियर आर्म रेस जो दुनिया में चली कोल्ड वॉर एरा में। फिर हम आएंगे न्यू पॉलिटिकल कल्चर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आया। उसके बाद मिलिट्री पावर को लेके हम लोग बात करेंगे। देन फ्रेंच रेवोल्यूशन की लीगेसी क्या है संस्कृति में, यूनिपोलैरिटी का मतलब क्या है, फिर डेमोग्राफी ट्रांजिशनल थ्योरी और न्यू प्लांट एंड एनिमल स्पीसीजेस। हम इसको कंप्लीट करेंगे इस वाले वीडियो में। एक एक क्वेश्चन आप यहाँ से देख लीजिएगा, जो आपको सॉल्व करना होगा वो क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। पार्ट ए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था असाइनमेंट का। अब आते हैं पार्ट बी की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1400 से 1800 ईस्वी के बीच यूरोप का गैर यूरोपीय दुनिया में माइग्रेशन क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कारण क्या था। चलिए इस विषय को समझ लेते हैं। आपको भी पता है कि माइग्रेशन बेसिकली इसलिए होता है जब आपको किसी एक इसेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, या तो वहां पे एनवायरनमेंट खराब है, या तो वहां पे आपको वो डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है एजुकेशन टाइप का, तो आप माइग्रेशन करते हैं। इन कई बार क्या होता है कि माइग्रेशन आप अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भी करते हैं। तो नई अपॉर्चुनिटी के लिए माइग्रेशन करना एक अलग कारण होता है, लेकिन अपने साम्राज्य विस्तार के लिए माइग्रेशन करना एक अलग कारण होता है। नॉर्मली जो यूरोपीय देशों का माइग्रेशन शुरुआत में था वो इसलिए था कि हम ट्रेड कर सकें, लेकिन जो माइग्रेशन इनका 17वीं सदी के बाद शुरू हुआ वो एक तरीके से उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने वाला था। अब जो कि यूरोपीय देशों में तीन चार चीजें हुई थी 1400 से 1800 के बीच में। पहला तो रेनेसॉ हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था, इस वजह से जो धार्मिक कट्टरता थी वो लगातार कम होती गई। सेकंड जो वहां हुआ था वो प्रिंटिंग रिफॉर्म था, इस वजह से लोगों के पास पढ़ने का जो नेचर है वो डेवलप हुआ। थर्ड बात करें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसकी शुरुआत हुई, और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो नए मार्केट की आवश्यकता हुई, इस वजह से भी ये लोग ट्रैवल करना शुरू कर दिए। साथ ही साथ इन लोग के पास जो आधुनिक ज्ञान था, इस आधुनिक ज्ञान ने भी इनको मौका दिया कि आप जाइए और दुनिया के नए क्षेत्रों को ढूंढिए। काफी डेयरिंग थे, ऐसे में दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों को ढूंढना इन्होंने शुरू कर दिया। जैसे कि हम बात करें क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में उसने अमेरिका के रूट की खोज करी, निकला था भारत के लिए लेकिन चला गया अमेरिका। वहीं पर हम बात करें अगर वास्को डिगामा की, तो उसने 1498 में भारत आने वाले समुद्री रास्ते की खोज कर ली। या कैप्टन कुक जिसने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यहाँ का रूट खोज लिया था। तो ऐसे ही यूरोप के अलग अलग जो सेलर थे उन्होंने दुनिया के कई सारे कोने खोज लिए। अब इस वजह से जो इन्वेस्टिगेशन है या उपनिवेशवाद है, इन सब के कारण जो यूरोपीय लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिए, और यह मेनली कालखंड है 1400 से लेकर 1800 के बीच का। ऐसे में यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, मेनली हम बात करें भारत का क्षेत्र और इंडोनेशिया का क्षेत्र, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यहां पर जाने को लेकर ये बहुत ही ज्यादा एगर थे। तो पहला चीज तो यहां पर हो गया कि इकोनॉमिकल इश्यूज थे। सेकंड ये हो गया कि उनको अपना रिलीजन को प्रोपोगेट करना था। फिर उसके अलावा कि जितना बड़ा क्षेत्र हमारे पास रहेगा उतना ही ज्यादा हम पावरफुल रहेंगे, तो पॉलिटिकल रीजन भी यहां पर हो गया। एंड एज यूजुअल टेक्निकल डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण रहा अलग अलग क्षेत्रों में जाने का। तो यूरोप में आप देख रहे हैं कि जिस समय माइग्रेशन शुरू हुआ उसके पीछे नई खोज करना और वहां पर कोलोनाइजेशन की शुरुआत करना। ऐसे में इन्होंने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका यहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया। कई सारे सेलर्स जो है वो अपने नेविगेशन टूर का विवरण करते थे। इसके अलावा समुद्र में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इनका हुआ, ट्रेड को लेके जो इनकी बहुत लालसा थी वह भी इनको लेके गई अलग अलग क्षेत्रों में। रिलीजियस मतलब रिलीजन को प्रोपोगेट करना है, ये भी एक कारण था। और उपनिवेश की स्थापना जिससे कि यूरोप में हम बाहरी देशों की संपदाएं ला सके, यह एक बहुत यहाँ पर प्रमुख कारण था। तो ये दुनिया के नए क्षेत्रों में बसने लगे, व्यापार करने लगे और उपनिवेश की स्थापना करने लगे। पहले समझते हैं कारण। तो पहला कारण तो आर्थिक है। बिना पैसे के संसार में कुछ नहीं होता, भूखे पेट भजन नहीं होते। एक बार पेट की क्षुधा शांत हो गई उसके बाद आप सारी खोजें करने को तैयार रहते हैं।
मैं दुनिया में हमेशा कहता हूँ केवल कबीर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो फिलोसोफर थे भूखे पेट। अदरवाइज दुनिया का कोई भी फिलोसोफर भूखे पेट फिलोसोफर तो नहीं बना। कबीर, यहाँ पर कबीर एक एक्सेप्शनल आप उनको मान सकते हैं। तो एशिया में आपको पता है कि मसाले, रेशम, विलासिता की वस्तुएं और खासकर जो कपड़े हैं, इनकी इनकी मांग यूरोपीय देशों में बहुत ज्यादा थी। अब हो क्या रहा था कि जब ऑटोमन एम्पायर बना तो यूरोप का एशिया से कनेक्शन एक तरीके से ब्रेक हो गया। क्योंकि ऑटोमन एम्पायर क्या करता था, यहां से आने वालों के साथ टैक्स लेता था और इनको धमकी देता था इस्लाम में कन्वर्ट करने की। जो इस्लाम कन्वर्ट करे, इस्लाम को फॉलो करेगा या उसमें कन्वर्ट होगा, उसी को आगे जाने देंगे। अब सीधे तौर पर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको क्रूसेड्स होते दिखाई दिए। 3 क्रूसेड्स हुए थे इस क्षेत्र में। अब ऐसी स्थिति में नए मार्ग की खोज करना जरूरी पड़ गया था ट्रेडिंग के लिए। दैट्स वाई हम कोलंबस की बात करें या हम वास्को डी गामा की बात करें, इन्होंने भारत का रास्ता खोजने का प्रयास किया था। तो इन लोगों ने नए समुद्री मार्ग खोजे। अब जब इन्होंने नए समुद्री मार्ग खोज लिए तो इस वजह से क्या हुआ कि भाई भारत के साथ ये ट्रेड डेफिसिट में थे, इनके पास बहुत पैसा नहीं, तो इनको नया चाहिए। ऐसे में अमेरिका मिलने की वजह से सोने चांदी और कीमती संसाधनों की खोज वहां पर कर लिए, मैक्सिको, चिली और पेरू के आसपास। और वहां से सोने चांदी और अन्य कीमती धातु लाकर भारत को देते थे और वहां से सामान लेते थे। ये अलग बात है कि भारत को उन्होंने आगे चल के उपनिवेश बना लिया था। और भूमिहीन किसान, बेरोजगार, इनको भी नई भूमि मिलनी शुरू की। यूरोप तो बहुत बड़ा क्षेत्र है नहीं। ऐसे में जनसंख्या वृद्धि जो है वो वहां पे 17वीं सदी में बहुत तेजी से हुई थी। मतलब फ्रांस की, स्पेन की, यूके की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी 17वीं 18वीं शताब्दी में। दैट्स वाई इन लोगों को नई जमीन की आवश्यकता थी। इस वजह से भी इन्होंने ट्रेड रूट खोजना शुरू कर दिया और माइग्रेशन शुरू हो गया। धार्मिक कारण, क्योंकि इस्लाम बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा था, तो इनको लगा कि हमें भी अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। दैट्स वाई कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, इन मिशनरियों के जितने भी पादरी थे, इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। और वो लोग जो कि यूरोप में रह रहे थे लेकिन धर्म की वजह से उनको थोड़ी दिक्कतें वहां होती, उस धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए वो अमेरिका जाके बस गए। राजनीतिक कारण, चूंकि यूरोप में राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, नेशनल स्टेट बना, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो वहां पर स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन सब ने उपनिवेशवाद बढ़ाने की कोशिश करी और इस प्रतिस्पर्धा ने भी माइग्रेशन को बढ़ावा दिया था। तो उपनिवेशवाद जितना बढ़ता जाएगा, साम्राज्य का विस्तार उतना ही जाया जाएगा। आप समझिए, ब्रिटेन के लिए कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। मतलब जिस समय सन जहां पर है वहां पर ब्रिटेन का रूल है। सन अगर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है तो वहां भी ब्रिटेन है। सन अगर इंडिया के ऊपर है तो यहाँ भी ब्रिटेन का कंट्रोल है। अफ्रीका और उसके बाद अमेरिका, मतलब जहां भी सूरज जा रहा है वहां पर यह साम्राज्य दिखाई दे रहा है। दैट्स वाई कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। फिर तकनीकी प्रगति, कंपास, एस्ट्रोलैब मतलब चांद तारों का की गणना करना, अच्छे जहाज, तोप बारूद, मानचित्र। अब आप यहाँ देखिए अल्दरीसी का, आप देखिए ये वाला जो मानचित्र है, ये अल्दरीसी का मानचित्र है, ये भारत का मानचित्र है। आपको कैसा समझ में आ रहा है? लेकिन आप अगर देखेंगे जो फ्रांसीसियों ने बनाया था यहाँ पे इंडिया का मैप, ये बहुत हद तक आपको एक्यूरेट दिखाई दे रहा है। मतलब मानचित्र बनाने को लेके जो इनके पास कला थी यूरोपियंस के पास, वो किसी और के पास नहीं थी। अल्दरीसी के मैप में उतनी क्लियरिटी आपको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आप अगर भारत के आधुनिक मैप को देखेंगे और फ्रांसीसियों के एक मैप को देखेंगे तो आपको लगभग लगभग सिमिलैरिटी जो है वो देखने को यहाँ पर मिलेगी। अब यूरोपीय प्रवचन या माइग्रेशन का मुख्य क्या था? वो था, पहला तो अमेरिका है। 1492 में कोलंबस निकला था। कोलंबस एक इटालियन यात्री था। अच्छा, इटली और तुर्की के बीच में एक पैक्ट साइन हो गया था। ऐसे में इटालियन के जो ट्रेडर्स थे उनको इंडिया से ट्रेड करने में दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जो बाकी यूरोपीय क्षेत्र थे उनको दिक्कत होती थी। ऐसे में इटली की मोनोपोली बनी हुई थी। तो जो कोलंबस है वो इटली का रहने वाला था। उसने जाके इटली के राजा से कहा कि हमको साहब मौका दीजिए, हम जाना चाहते हैं भारत का रूट खोजने। अब भाई इटली का एकाधिकार है, वह क्यों देगा परमिशन कोलंबस को? तो कोलंबस चला गया स्पेनिश राजा के पास। अब स्पेन उनको तो आवश्यकता थी ही, तो उन्होंने दे दिया पैसा। अच्छा, उस समय तक ये हो चुका था कि जो अर्थ है वो गोल है, ठीक है। तो इसको लगा कि भाई इधर से जाएंगे टर्की पड़ेगा, एक काम करते हैं अगर ऐसे घूम के जाएं तो भी इंडिया ही पहुंचेंगे। जब ये यहां से चला पश्चिम तरफ
तो जाके टकराया एक जगह पर, उसको लगा कि इंडिया पहुंच गए, पर वो इंडिया था नहीं, वो था अमेरिका। एक नया कॉन्टिनेंट खोज लिया गया। तो ऐसे में अमेरिका खोजा गया और यूरोपीय प्रवचन वहां पे शुरू हुआ। जिस समय पहुंचा वहां पे एस्टेक एम्पायर होता था। तो स्पेनिश पहुंचते हैं अमेरिका, यहाँ पे फैलाया उन्होंने स्मॉल पॉक्स, और स्मॉल पॉक्स से लगभग लगभग अमेरिका के नेटिव्स जो हैं वो मर गए, और फिर वहां जाके यूरोपीय बसना शुरू कर दिया। फिर यूरोपियंस ने अफ्रीका से स्लेव ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो स्लेव भी वहां पहुंचने लगे। दैट्स वाई जो वहां पे डार्क कलर के हैं वो सारे के सारे अफ्रीकन ओरिजिन है, और जो व्हाइट हैं वो सभी यूरोपियन ओरिजिन है। वहां कोई लोकल बचा ही नहीं है। तो स्पेन ने दक्षिण और मध्य अमेरिका में उपनिवेश बनाए। वहीं पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने उत्तर अमेरिका में, और इनके बीच में लड़ाई लगातार होती रहती थी। आप ये समझिए, जो एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ था उसके पीछे बहुत बड़ा कारण उत्तरी अमेरिका भी था। तो यूरोप के कई सारे लोग आके यहाँ यहाँ पे बस गए और एग्रीकल्चर करने लगे। अफ्रीका यहाँ पर भी आके शुरू की। ये मेनली क्या होता था कि इनकी चौकियां यहाँ बनती थी और दासों का स्रोत। जैसे मैंने आपको बताया ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हुआ करता था। ये यूरोप था, ये अफ्रीका था, और ये अमेरिका था। यहाँ से ट्रेडर आते थे, यहाँ से स्लेव परचेज करते थे, यहाँ जाके उनको छोड़ते थे, वो एग्रीकल्चर स्लेव होते थे, यहाँ सामान लेके चले आते। इससे बोलते थे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो लाखों अफ्रीकी दासों को जबरन अमेरिका ले जाया गया, और इस वजह से यूरोपीय प्रवचन वो वहां पे कंट्रोल्ड हुआ। लेकिन अफ्रीका के लोगों का माइग्रेशन फोर्सफुली वहां पे बहुत बढ़ गया था। एशिया में जैसे पुर्तगीज ने भारत, मलक्का, मकाऊ, इंडोनेशिया में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। डच आए, उन्होंने भी इंडोनेशिया पे अपना कंट्रोल किया। चूंकि इंडिया में वो हार गए थे, तो उन्होंने सब कुछ बेच बा दिया था अंग्रेजों के हाथ, चले गए थे इंडोनेशिया। और बाद में तो आपको पता ही है कि यूके ने सब कुछ कंट्रोल किया था। बाद में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक तरीके से जेल के फॉर्म में इसको यूज करते थे, और वहां पर भी ब्रिटिश उपनिवेश बनना शुरू हो चुका था। अच्छा, प्रव्रजन का परिणाम क्या हुआ? तो आपको भी पता है कि सबसे पहला जो फायदा होगा वो होगा सोने, चांदी, मसाले, चीनी, तंबाकू, कपास, यह यूरोप पहुंचना शुरू हुआ, और वहां के लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान होने लगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए नए संसाधन, नए बाजार मिले, और यूरोप वैश्विक व्यापार और राजनीति का केंद्र बन गया। आप ये समझिए, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं शुरू हुआ था, दुनिया की ताकत यूरोप था, लेकिन 1939 के बाद दुनिया की ताकत यूएसए बन चुका था आफ्टर 1945। तो गैर यूरोपीय समाज पर प्रभाव, जैसे कि आप देखेंगे कि अमेरिका में जो मूल निवासी रहते थे, उनको मैंने आपको बताया कि स्मॉल पॉक्स की वजह से बहुत उनको नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग मर गए। अफ्रीका का दास व्यापार, इस वजह से जो अफ्रीकन थे वो बहुत पीड़ित होने लगे, उनकी जिंदगी एकदम बद से बदतर कर दी थी यूरोपियंस ने। एशिया में औपनिवेशिक शोषण, भारत का केस आपको पता ही है, लेकिन धीमे धीमे करके भारत ने अपने आप को आजाद करवाया और अपनी आर्थिक निर्भरता को अपने ऊपर किया, ना कि यूरोपियंस के ऊपर। यूरोपीय संस्कृति और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। वैश्विक स्तर पे कोलंबियन एक्सचेंज, मतलब कोलंबिया मतलब जो आपका पूरा मध्य अमेरिका का क्षेत्र है, वहां से नए नए तरह के जो फसल है वो अन्य देशों में पहुंचने लगी। जैसे कि कद्दू, कद्दू भारत का है नहीं, कद्दू आया है कहाँ से? कोलंबिया से। कैसे? तैरते तैरते चला आया था, तो कद्दू से बीज यहाँ आया, और फिर यहाँ पे कद्दू पूरी चालू हो गई। तो फसलों, पशुओं और बीमारियों का आदान प्रदान हुआ। एक तरह का वैश्विक आर्थिक और सांस्कृतिक तंत्र भी यहाँ पे बन के उभरा था। तो ये सभी कारण थे जिस वजह से माइग्रेशन हुआ था। तो मेनली क्या होता था कि अपनी शक्तियों को दिखाना था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था, नए संसाधन इकट्ठा करना था। इन सब की वजह से यूरोपीय देश जो है वो दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिए थे। जिस समय ओपेनहाइमर ने परमाणु परीक्षण किया, उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, मैं मौत हूं। इस क्वेश्चन में हम जानेंगे शीत युद्ध में परमाणु हथियारों के दौड़ के विषय में, और यह भी जानेंगे कि आखिर परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास आज तक क्या क्या हुए हैं। क्योंकि परमाणु हथियार दुनिया के लिए एक ऐसा खतरा है। आप ये समझिए, जितना इस समय परमाणु हथियार एक देश के पास है, वो पूरी दुनिया को समाप्त कर सकता है। तो ओपेनहाइमर ने इसकी शुरुआत की थी। आप एक चीज और समझ लीजिए, दुनिया में केवल दो ही देश ऐसे हैं जिन्होंने स्वतः बनाया है न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी। एक है जर्मनी और एक है इंडिया। जर्मनी से इस टेक्नोलॉजी को चुरा के बनाया यूएसए ने, यूएसए से चुरा के बनाया रशिया ने, या यूएसआर हुआ करता था। यूएसए ने ही मदद करी यूके की, यूके ने मदद करी फ्रांस की, यूएसए से ही इनडायरेक्टली फॉर्म में पहुंचा इजराइल, यूएसएसआर ने दिया चाइना को, चाइना ने दिया नॉर्थ कोरिया को। और कई लोग मानते हैं कि चाइना ने दिया, कई लोग मानते हैं यूएसए ने दिया,
पाकिस्तान को। क्लियरिटी क्या है, कोई नहीं जानता। फिलहाल इतने देश हैं जिनके पास इस समय परमाणु हथियार उपलब्ध हैं। इसके अलावा ईरान पे आरोप लगता है कि उसके पास इनरिच्ड फॉर्म में इतना यूरेनियम है कि वह परमाणु हथियार कभी भी बना सकता है। दैट्स वही बात यहाँ पर यह है कि जितना ज्यादा परमाणु हथियार होगा, दुनिया के ऊपर खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। और दुनिया ने इसका दो सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। और इसी के साथ विश्व राजनीति में परमाणु हथियारों की निर्णायक भूमिका जो है लगभग लगभग स्टेबल हो चुकी थी। और शीत युद्ध के समय कई बार ऐसा हुआ है कि दुनिया इस खतरे पर पहुंच चुकी थी जहां पर यह हो गया कि अब परमाणु युद्ध हो सकता है। जैसे कि 1956 में जब कोरिया क्राइसिस हुई, या 1962 के दौर में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, या 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और अमेरिका ने अपनी 7वीं फ्लीट इंडिया के लिए भेज दी थी। ऐसे में परमाणु हथियारों की वजह से दुनिया कई बार खतरे पे पहुंची है और लगा है कि अगर यह युद्ध होगा तो दुनिया पूरी तरीके से बर्बाद यहाँ पर हो जाएगी। तो शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में वैश्विक नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेके लगातार यह दिक्कतें हुई और परमाणु हथियारों की दौड़ जो है वो शुरू हो गई थी। इस समय हथियारों का भंडारण करना शुरू किया गया, ऐसी मिसाइलें विकसित की गई जिसका मेन मकसद था कि भाई सामने वाले को एकदम खत्म कर देना है। और मैड अर्थात म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के, सामने वाले को मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे टाइप से, कि हम अगर बर्बाद हो रहे हैं तुमको भी पूरा बर्बाद करके छोड़ेंगे। ऐसी रणनीतियों ने दुनिया को बहुत प्रभावित किया उस दौर पे। अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो हिटलर ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ इंप्लीमेंट किया और ओपेनहाइमर ने पहला परमाणु परीक्षण वहां पर किया था। तो 1945 में अमेरिका ने इसका प्रयोग भी कर लिया हिरोशिमा नागासाकी में। अमेरिका से टेक्नोलॉजी चोरी करके 1949 में सोवियत संघ ने भी इसका सफल परीक्षण कर लिया और इस तरीके से सिर्फ अमेरिका के पास ही यह हथियार है, यह एक अधिकार अब समाप्त हो गया। वैसे भी कहा जाता है किसी एक के पास अगर कोई शक्ति होगी तो वह सबको अपना डर दिखाएगा, लेकिन अगर सबके पास शक्ति होगी तो कोई भी शक्तिशाली नहीं होगा। यही इस दौर में शुरू हुआ। अमेरिका इससे आगे बढ़ा और हाइड्रोजन बम बना लिया। पहले एटम बम था, बाद में बना हाइड्रोजन बम, जिससे दुनिया को एक बार में समाप्त किया जा सकता था। बाद में जब अमेरिका ने परीक्षण किया तो 1953 में सोवियत संघ ने भी इसको विकसित कर लिया। फिर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने लगी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में हम परमाणु बम मार सकते हैं। ऐसे ही सबमरीन में भी बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई गई जिसका मेन पर्पस यही था कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, कि आप पानी के अंदर से भी सामने वाले पे हमला कर सकते हैं। फिर म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन 1960-70 के दौरान कि अब इतनी क्षमता हो गई थी कि अगर युद्ध होता तो विनाश निश्चित था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कभी आप पढ़िएगा, या मैं इस पे वीडियो बना दूंगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में कैसे दुनिया पे खतरा आ चुका था कि रशिया मतलब यूएसआर हुआ करता, यूएसआर ने क्यूबा में, क्यूबा एकदम अमेरिका के नीचे है, तो वहां से उसने मिसाइल तान दी थी कि आज नहीं तो कल हम तुम पे मार देंगे। दुनिया बहुत बड़े टेंशन में थी उस समय। ऐसे में परमाणु संतुलन बनना शुरू हो चुका था कि हम सबके पास है, हम सबको मारेंगे टाइप से। फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा में मिसाइल तैनात की यूएसआर ने, अमेरिका ने धमकी दी हम तुम्हारे परमाणु बम मार देंगे। लेकिन फिर बातचीत शुरू हुई, अब बातचीत से एक वार्ता बनी और वार्ता जो है सही दिशा में गई और वह प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हुआ। 1970 से 80 खासकर रीगन के दौर में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। कहां पर? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। इसी में MIRV टेक्निक अर्थात मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मतलब एक मिसाइल में कई सारे वॉरहेड थे, यह जाके अटैक करेंगे, यह भी डेवलप हुई। इंडिया का अग्नि 5 इसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर स्टार वॉर्स के दौरान SDI कार्यक्रम शुरू किया जिसका मेन ये रीगन ने शुरू किया था कि हमें ये ध्यान रखना है कि हम कैसे अपना डिफेंस कर सकते हैं। तो SDI मतलब होता है कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, ये रीगन ने शुरू किया था 1983 के दौर में कि हम डिफेंस कैसे करें, कोई हम पे मार दिया तो हम उसका डिफेंस कैसे करेंगे। फिर हथियारों का भंडारण बढ़ता चला गया, इतने ज्यादा परमाणु हथियार हो गए थे कि वो लाखों टन TNT के बराबर थे। लेकिन 1980 में जब सोवियत संघ कमजोर होना शुरू हुआ, अमेरिका से समझौता हुआ, तो ये जो हथियारों की दौड़ है लगभग लगभग धीमा होना शुरू हो चुका था और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध समाप्त होता है।
कई सारे प्रयास भी हुए, जैसे कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, अर्थात जिसके पास परमाणु, बहुत सारे प्रयास भी हुए। पहला तो है परमाणु अप्रसार संधि, इसको बोलते हैं एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968। इसका मतलब ये था कि जिनके पास हथियार हैं उन्हीं के पास हथियार रहेंगे, दुनिया में और कोई देश यह हथियार नहीं बढ़ा सकता है। ऐसे में P5 नेशन का गठन यहाँ से हुआ, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, सिर्फ इन्हीं को मान्यता मिली और कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। बाद में पार्सली टेस्ट बैंड ट्रीटी आई। इसमें वायुमंडल या अंतरिक्ष में या फिर पानी के भीतर परीक्षण पर रोक लगाई गई। बाद में सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, इसके तहत यह हुआ कि हमें हथियारों की सीमा, मतलब कितना परमाणु हथियार होना चाहिए, इसको लेकर यूएसए ने ट्रीटी साइन कर ली थी। फिर आ गया इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। इसका मतलब ये हुआ कि मध्यम दूरी के मिसाइलों को नष्ट किया जाएगा जो इंटरकॉन्टिनेंटल हमला कर सकती हैं। फिर सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, की हमें पूरे तरीके से इसको खत्म करना है। अब दुनिया में किसी भी देश को परमाणु हथियार बनाने की परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश जो हैं उन्होंने इसका अपोज किया। नॉर्थ कोरिया तो पहले शामिल था सीटीबीटी में, बाद में उसने अपने आप को अलग कर लिया। भारत और पाकिस्तान ने कभी साइन ही नहीं किया। फिर क्या हुआ कि एक संस्था बनाई गई IAEA 29 जुलाई 1957 को, जिसका मेन पर्पस था कि वो परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करेगी और देखेगी कि केवल शांतिपूर्ण उपयोग ही परमाणु का हो सके, यूरेनियम का हो सके, उससे हथियार ना बनाए सके। क्योंकि यूरेनियम को अगर 2 से 3% तक आप इंडिच करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप केवल और केवल ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका उपयोग हो। लेकिन अगर ये 80% के ऊपर चला जाता है तो मतलब आप परमाणु हथियारों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों ने दुनिया को कई बार विनाश के कगार पर पहुंचा दिया था। महाशक्तियों ने बीच में कई सारी बातचीत करके इस विनाशक युद्ध को टाला, लेकिन समय के साथ यह खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अगर किसी भी तरीके से यह न्यूक्लियर हथियार किसी आतंकवादी संगठन के हाथ में लग गए तो फिर आप समझिए कि दुनिया नष्ट होने से नहीं बचने वाली। और जैसे पाकिस्तान के पास है परमाणु हथियार, पाकिस्तान के परमाणु हथियार कब तक उसके कंट्रोल में रहेंगे वो भी नहीं जानता है। एक ऐसा अनस्टेबल देश, उसके पास परमाणु हथियार है, अगर वह कभी किसी आतंकवादी के हाथ लगे कि वो आतंकवाद को पोषित करता है तो आप समझिए दुनिया कितने बड़े खतरे में हो जाएगा। इसी वजह से उत्तर कोरिया, ईरान, इनको लेकर हमेशा सवाल उठते हैं क्योंकि यह कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। सीसी क्रांति, जिसने दुनिया के स्वभाव को ही बदल दिया। जी हाँ, अगर विश्व में या आधुनिक विश्व की बात करें तो किसी क्रांति ने दुनिया के वैचारिक मूल्यों को बदला है तो वह फ्रांसीसी क्रांति ही है। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन 3 कॉन्सेप्ट के आधार पर फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत होती है उस समय जब फ्रांस का जो समाज है वो 3 भाग में डिवाइड था, क्लर्जी, नोबेलिटी एंड थर्ड स्टेट। क्लर्जी एंड नोबेलिटी, इनके पास सारे विशेषाधिकार थे। थर्ड स्टेट के लोग टैक्स पे किया करते थे। टाइल और टाइद नाम के 2 टैक्स हुआ करते थे, जहां पर टाइल सरकार लेती थी, वहीं पर टाइद जो है वो कृषि का जो उत्पाद होता था उसका 1/10 भाग होता था और वो क्लर्जी लिया या चर्च लिया करता था। ऐसे में समाज में या कहें सरकार में, दोनों में चर्च का अच्छा खासा प्रभुत्व दिखाई देता है। चर्च लैंड भी ओन करता था। इसी बीच में क्या हुआ, क्योंकि फ्रांस के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था, अमेरिका से वॉर की वजह से सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी, जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी थी। इस वजह से लुई 16 उस समय राजा हुआ करता था, उसने जनरल असेंबली की मीटिंग बुलाई 5 जून 1789 को और कहा कि हमें टैक्स बढ़ाना है। तो इस पूरे समिट में या इस पूरे असेंबली में 1200 लोग आए हुए थे, जहां पर 600 लोग थर्ड स्टेट के थे, वहीं पर 300 नोबिलिटी और 300 क्लर्जी के हुआ करते थे। स्टेट वाइड वोटिंग होती थी, मतलब इन दोनों के एक वोट होंगे, इसका एक वोट होगा, तो सीधा मतलब ये है कि आराम से टैक्स बढ़ने वाला बिल पास हो सकता था। तभी थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए हर एक व्यक्ति का एक वोट हो। लेकिन इस बात को राजा ने नकार दिया। राजा ने इसको नकारा तो ये थर्ड स्टेट के लोग इस सभा को छोड़कर चले गए और उन लोगों ने कहा हम बनाएंगे नेशनल असेंबली। बात है 17 जून 1789 की। टेनिस कोर्ट ओर्थ होती है और उस समय नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया जाता है। एम रखा गया नेशनल असेंबली का कि हम एक बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन और जो किंग है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आएगा।
लेकिन इधर भी क्या हुआ कि फ्रांस की स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी, दाम बढ़ते जा रहे थे और दाम बढ़ने की वजह से लोगों ने सामान या कहें जो जो उस समय बाजार में कीमतें थी वो बढ़ने लग गई थी। और जितने भी ट्रेडर्स थे, जो बाजार में काम करने वाले लोग थे, जितने भी व्यापारी वर्ग थे, इन लोगों ने क्या कर लिया, इन लोगों ने, दुकानदारों ने सामान को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जनता आक्रोशित हो गई, जनता ने अटैक कर दिया। बात है 14 तारीख की, 14 जुलाई 1789। बास्तील पे अटैक किया कि बास्तील में फ्रांस के लोगों को अरेस्ट करके रखा गया था कि इन्होंने नियम को तोड़ा है। ऐसे में लोग बास्तील पे अटैक करते हैं, बास्तील को तोड़ दिया जाता है और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। एम था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। बाद में 1791 में जिस समय फ्रांसीसी क्रांति की समाप्ति होती, राजा बोलता है ठीक है, हम संविधान के अंतर्गत आने को तैयार हैं, और उसने स्वीकार कर लिया संविधान को। और क्लर्जी जो कि टैक्स देता था, इससे वह टैक्स का सिस्टम खत्म कर दिया गया। वोटिंग की शुरुआत होती है वहां पर। ये अलग बात है, वोट केवल एक्टिव मेंबर्स किया करते थे, पैसिव मेंबर्स वोटिंग नहीं करते थे। एक्टिव मतलब जिनके पास पैसा था, जो टैक्स पे करते थे, वही वोट कर सकते थे। महिलाओं को और उन लोगों को जो कि टैक्स पे नहीं कर सकते थे, उन्हें वोटिंग राइट से अलग रखा गया, उन्हें पैसिव सिटीजन कहा गया। अब इस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन उसी समय पता चलता है कि जो लुई 16 है वो बात कर रहा है ऑस्ट्रिया से, प्रशिया से, और इन लोग खिलाफ एक ट्रायंगल बनाने का प्रयास कर रहा है। जनता गुस्सा गई, जनता ने अटैक कर दिया। बात है 1792। किंग और उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद 1793 21 जनवरी के दिन लुई 16 को गिलोटिन करवा दिया जाता है। और वहां से सत्ता आती है जैकोबियंस की, मैक्समिलियन रॉबस्पियर, वो बनता है अब तानाशाह, रेन ऑफ टेरर। इसने ये कहा कि जो भी रिपब्लिक का अपोज करेगा, क्योंकि राजतंत्र खत्म होके रिपब्लिक आ गया था, जो भी रिपब्लिक का अपोज करेगा उस सभी को मार दिया जाएगा। इसने लोगों को ग्लूटिन करना शुरू किया और इसने ऐसे ऐसे मेजर्स अपनाए जिससे कि जनता को परेशानी हुई। फॉर एग्जाम्पल, इसने ये कह दिया कि भाई देखो, कोई भी केक जैसी चीजें नहीं खाएगा, हर किसी को इक्वलिटी ब्रेड खाना पड़ेगा। इसके अलावा किसानों पे दबाव डाला है कि वो शहर आके सामान बेचेंगे। इन सब से जनता बहुत गुस्सा गई और अंत में 1794 में मैक्समिलियन रॉबस्पियर का भी गिलोटिन करवा देता है, इसको भी मार देते हैं। और फिर आता है रूल ऑफ डायरेक्टरी। लेकिन रूल ऑफ डायरेक्टरी में 5 मेंबर कमेटी हमेशा लड़ते झगड़ते रहती थी। और 1799 में उदय होता है नेपोलियन बोनापार्ट का, एक कमांडर जिसने सत्ता पे नियंत्रण स्थापित किया। और 1804 में इसने स्वयं को फ्रांस का राजा घोषित किया। यह थी फ्रांसीसी क्रांति की रूपरेखा। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट से शुरू हुई यह क्रांति किस तरीके से आगे बढ़ती गई और फ्रांस में रिपब्लिकन गवर्नमेंट का नेचर हमको देखने को मिला। तो एक निरंकुशशाही सरकार को खत्म करके, राजतंत्र को खत्म करके, वहां पे पहले एक संवैधानिक रूप से नियंत्रित राजतंत्र लाया गया और बाद में राजतंत्र को हटा करके वहां पे गणतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। तो 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति, आप इसे सिर्फ एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखिए, यह पूरे तरीके से विश्व की संस्कृति को बदलने वाली क्रांति थी। इस क्रांति में सामंती व्यवस्था को खत्म किया, निरंकुश राजशाही खत्म किया और नोबिलिटी और क्लर्जी को विशेषाधिकार जो मिले थे इनको भी खत्म करके एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत करी। अब इससे आप समझिए क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहला है जनसत्ता का सिद्धांत अर्थात पॉपुलर सोवरेंटी। अभी तक राजा संप्रभु होता था, राजा को हटाकर संप्रभुता दी गई। लोगों को मतलब ईश्वर प्रदत्त शासन अब यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर आप कभी जॉन लॉक के सिद्धांत को पढ़ेंगे, इन्होंने कहा था कि एब्सोल्यूट नेचर ऑफ किंग एंड डिवाइन फीचर, इसको अपोज करना चाहिए और लोगों ने सिद्धांत को माना और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। अब राष्ट्र सर्वोच्च इकाई बन गई थी राजनीति की और अब जनता के मन के अनुसार राज्य चलता था, अर्थात संवैधानिक रूप से यहाँ पर राज्य को चलाया जाता था। गणतंत्रवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों का उदय भी यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू के उस सिद्धांत का पालन किया गया जिन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज में कहा था कि सरकार को 3 भाग में बांटना चाहिए। एक कानून बनाने वाला लेजिस्लेचर, एक कानून को लागू करवाने वाला जिसे कहा गया एग्जीक्यूटिव, और एक कानून को चेक करने वाला उसे कहा गया जुडिशरी। सिद्धांत को यहाँ पर पालन किया गया
और सिद्धांत के आधार पर लोकतांत्रिक मूल्यों का उदय यहाँ पर दिखाई देता है और सीधे तौर पर नागरिकों का राज्य की नीतियों और निर्णयों में भागीदारी हमको साफ दिखाई देने लगती है। समानता और नागरिक अधिकारों पर बल, यहाँ पर साफ कहा गया कि देखिए हर व्यक्ति जो पैदा हो रहा है उसके अपने अधिकार हैं, स्वतंत्रता का, संपत्ति का, कानून के समक्ष बराबरी का। इन सब अधिकारों को यहाँ पे रखा गया, इसे नाम दिया गया राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये सिद्धांत यहाँ पर लागू किए गए। शुरुआत में केवल पैसिव लोग, एक्टिव लोगों के पास राइट्स थे। जब जैकोबियंस आए उन्होंने पैसिव लोगों को भी राइट देना शुरू कर दिया और सीधे तौर पर जो बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस थे, जन्म या वंशानुगत विशेषाधिकार, इनको समाप्त किया गया। राष्ट्रवाद का उदय होता है, लोगों की सामूहिक पहचान देखने को मिलती है, उनकी एकता पर बल दिया गया और बाद में फ्रांस में उठी इस राष्ट्रवाद की आग ने यूरोप के अन्य देशों को भी प्रभावित किया। स्विट्जरलैंड को देखिए, जर्मनी में जब ऑटो वन बिस्मार्क आता है, उसने प्रशियन किंग को सेंटर पॉइंट बना के बाकी जर्मन राष्ट्रों को एक साथ जोड़ के आधुनिक जर्मनी का निर्माण किया। ऐसे ही गुजब मजीनी, गुजब गैरिबाल्डी और काउंट कबूर, इन लोगों ने आधुनिक इटली का एकीकरण किया और यह चीजें आपको फ्रांस की क्रांति के बाद ही देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राजनीतिक भागीदारी में लोगों का रोल बहुत बढ़ा। जैकोबियन क्लब जैसे संस्थानों ने विचारों को आगे बढ़ाया। उसके अलावा आप इसकी वजह से देखेंगे यंग यूरोप, यंग इटली जैसे संस्थानों का निर्माण होता है और जो इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आम जनमानस भी अब यहाँ पर बात करना शुरू कर दिया था। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत यहाँ पर शुरू हुआ, चूंकि अभी तक चर्च और किंग एक साथ हुआ करते थे, लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद सीधे तौर पर किंग और चर्च अलग अलग हुए और अब राजा धार्मिक आधार पर कार्य नहीं कर रहा था, वह जनता के आधार पर कार्य कर रहा था। ऐसे में एक अलगाव विचार उभरा और इसने धर्मनिरपेक्ष राजनीति की आधारशिला तैयार करी। क्रांतिकारी प्रतीक हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि वहां पे फ्लैग बना, रेड ब्लू एंड व्हाइट यह कलर यूज किए गए। उसके अलावा राष्ट्रगान ला मार्सेल यहाँ पर गाया गया और यही ला मार्सेल गाकर जो आम आदमी थे वो फौज में भर्ती हुआ करते थे। क्रांतिकारी त्योहारों को, प्रतीकों को, इनको भी अपने जीवन का हिस्सा बनाया गया और 14 जुलाई के दिन को महत्वपूर्ण माना गया। आज भी फ्रांस बास्टील डे सेलिब्रेट करता है। जैकोबियन शासन के दौरान हमें थोड़ा सा समय देखने को मिलता है जहां पे एक तरह का ऐसा रोल था जिसे कहते थे रेन ऑफ टेरर। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने सीधे तौर पर वहां पे ऐसी गतिविधियों को प्रमोट किया जो आम आदमी को समझ में नहीं आई। इस वजह से मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को भी वहां पे मार दिया जाता है। लेकिन हाँ, एक उदारवाद, समाजवाद, क्रांतिकारी लोकतंत्र की जड़ें हमें फ्रांसीसी क्रांति से ही देखने को मिलती हैं और फ्रांसीसी क्रांति ने केवल यूरोप ही नहीं पूरे विश्व को प्रभावित किया। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव आपको भारत में देखने को मिलता है। राजा राम मोहन राय और इसके अलावा टीपू सुल्तान, इन लोगों की कार्यशैली में आपको फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव देखने को मिलेगा। फ्रांसीसी क्रांति ही वह कारण है जिस वजह से अमेरिका की आजादी में भी आसानी आपको दिखाई देती है और लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट को यहाँ से डेवलप किया गया। द आइडिया ऑफ नेशन, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, वो भी यहाँ से शुरू होता है। तो यूरोप और विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों और मॉडर्न नेशनल स्टेट के फॉर्मेशन के लिए फ्रांसीसी क्रांति बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती है। दुनिया में कैसे सैनिकों का महत्व बढ़ा और किस तरीके से जो फ्यूडल्स के पास जन सामान्य हुआ करते थे उन्हीं को सैनिकों के फॉर्म में यूज करते थे, लेकिन समय के साथ जब सेनाओं ने युद्ध को आधुनिक तरीके से लड़ना शुरू किया तो फिर सेनाओं के तरीकों में भी परिवर्तन देखने को मिला। इस पूरे क्वेश्चन में हम इसी विषय पर बात करेंगे क्योंकि विश्व में जो आधुनिक समय में युद्ध हुए उसमें आपको नया तरीका देखने को मिला है युद्ध का और सैनिकों के लिए एक नई व्यवस्था हमको वहां पर देखने को मिली है। पहले जहां पर जो फ्यूडल्स हुआ करते थे उनके पास जो सर्व्स होते थे, जो दास होते थे, यही दास उनके लिए युद्ध के समय में आर्मी का काम किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज आधुनिक होता गया उसी तरीके से शक्ति प्रदर्शन, संसाधन और उसके अलावा संगठन की क्षमता, इनका भी उपयोग होने लगा और इस वजह से आपको एक अलग तरह का सैन्य जनशक्ति देखने को मिलेगा। तो औद्योगिकरण, वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी नवाचार ने युद्ध की तकनीक को पूरी तरीके से बदल दिया है। आज के समय में आप देख रहे हैं कि ह्यूमन से ज्यादा जो आधुनिक देश हैं वो ड्रोन का यूज करने लगे हैं।
मतलब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे युद्ध में परिवर्तन होते दिखाई दे रहा है। आपने कई सारी ऐसी मूवीज भी देखी होंगी जहां पर टेक्नोलॉजी का यूज बहुत हो रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे एआई और रोबोट इनका भी यूज होगा एज एन वेपन। ये आपको दिखाई दे जाएगा। वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में आप देखेंगे कितना परिवर्तन वर्ल्ड ने देखा है, और अभी जो युद्ध चल रहे हैं उसमें कितना परिवर्तन होते हमको दिखाई दिया है। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन ने युद्ध को बदल के रख दिया था, और वहां पे जन सैन्य युद्ध की अवधारणा आई थी। मतलब कि जो मैन पावर है उसको यूज किया जाएगा एज एन आर्मी। यहाँ पर सैनिकों को या जो लोग हैं उनको सैनिक भर्तियों में आना अनिवार्य कर दिया गया, कि जिससे लाखों लोग जो लाखों सैनिक हैं वो युद्ध में भाग ले सके। और यही वो दौर है जो कि देखिए पहले राजाओं के लिए युद्ध होता था, लेकिन राजाओं के लिए लॉयल्टी बहुत लंबी नहीं चल सकती है। इसलिए एक नई लॉयल्टी की शुरुआत हुई, और वह लॉयल्टी थी नेशन के फॉर्म में। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद ने ना युद्ध के तरीकों को बदल के रख दिया। जो मोबिलाइजेशन है आर्मी का, उसमें एक नैतिक बिहेवियर डाला गया, एक वैचारिक आधार दिया गया, जिससे कि सत्ता परिवर्तन होता रहे पर जो सैनिक हैं उनकी विचारधारा, उनकी मोरालिटी इसमें परिवर्तन ना आए। तो व्यक्ति जाएगा लेकिन राज्य रहेगा, राष्ट्र रहेगा। इस वजह से सैनिक लंबे समय तक अपने देश के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। तो अब किसी व्यक्ति के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, राजा के लिए नहीं, अब लड़ेंगे राष्ट्र के लिए, नेशन के लिए। और यह धारणा आप देखेंगे जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, उस समय यह धारणा और कठोर होती चली गई। तो प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप के लगभग सभी देशों ने पार्टिसिपेट किया और करोड़ों सैनिक यहाँ पर लामबंद हुए। और आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सिविलियन की तुलना में जो आर्मी पर्सनल्स थे इनकी इज्जत में बेतहाशा वृद्धि देखी जाती है। ये कहा गया कि अगर आपको मैस्कुलिन अपना पुरुषार्थ दिखाना है तो आपको सैनिक बनना पड़ेगा। सैनिक बने बिना आपके पुरुषार्थ का कोई खास महत्व नहीं है। तो सैनिकों को दुनिया के अन्य पेशों से अलग देखा जाने लगा। सैनिकों के लोगों के मन में सम्मान बढ़ता चला गया, और सैनिक एक तरीके से राष्ट्रवाद की भावना का एग्जाम्पल बन गए। तो यह पूरे तरीके से चीजें बदलती गई, और सैनिकों का उपयोग फिर वहां के सत्ताधीशों ने अपनी राजनीति पे भी किया है। तृतीय विश्व युद्ध में ये चीजें और बढ़ी। अमेरिका, यूएसएसआर, जर्मनी, ब्रिटेन, इन्होंने विशाल सेनाएं खड़ी करी। अब महिलाओं का भी रोल आना शुरू हो गया, या सैन्य सहायक के तौर पर काम करना शुरू किए। तो महिलाओं ने भी फैक्ट्रियों में और सेना की सहायकों के तौर पे काम करना शुरू कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे सैनिकों ने यहाँ पर अपना जो पूरा बिहेवियर है वो चेंज किया। और महिलाओं की एंट्री के साथ जो सैनिक घायल होते थे उनके उपचार के लिए, उनके इलाज के लिए महिलाओं की नियुक्ति यहाँ पर होनी शुरू हो गई। यह आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के एरा में काफी देखने को मिलेगा। उपनिवेशों की भूमिका भी बहुत है, क्योंकि यूरोपीय देशों में जनसंख्या उतनी नहीं थी, तो युद्ध हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो उपनिवेश बनाए गए वहां पर जो लोग थे उनको आर्मी में शामिल किया जाने लगा। तो ऐसे में एशिया, अफ्रीका, यहाँ के कई सारे उपनिवेश जो हैं उनमें वहां के लोगों की भर्ती शुरू हो गई। तो आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसमें एशिया, अफ्रीकी और साउथ अमेरिकी देशों का कोई रोल नहीं रहा है, फिर भी वो सैनिक के तौर पर वहां पे काम करते रहे हैं। तो भारतीय, अफ्रीकी और कैरेबियन सैनिक विश्व युद्धों में काफी पार्टिसिपेट किए हैं। तकनीकी विकास हुए और औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ा। नए हथियार आए, तोप आए, जहाज आए, बंदूक आए। इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया। जब पैमाने पर उत्पादन हुआ तो युद्ध में इसका असर भी हमको देखने को मिलता है। और मशीनों ने और उद्योगों ने या औद्योगिक उत्पादनों ने युद्ध में निर्णायक भूमिका निभानी शुरू कर दी। अगर आपको पता होगा तो हिटलर ने जिस तरीके से मास प्रोडक्शन किया था, उससे एक समय तक तो ब्रिटेन हारना शुरू हो चुका था, लेकिन एक गलती हिटलर की हुई, उस गलती ने हिटलर को हरा दिया पूरे वॉर में। प्रथम विश्व युद्ध में आपने देखा कि मशीन गन बनाई गई, टैंक, जहरीली गैस, हवाई जहाज, पनडुब्बियां, ये सब युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुए। इसके अलावा जो ट्रेंच वॉरफेयर थे, या फिर उस बात करें हम नए संचार माध्यम थे, इनका भी उपयोग बहुत युद्ध में होता रहा है। कंप्यूटिंग का भी आप दौर देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आपको काफी देखने को मिला है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तकनीक और बढ़ती चली गई। रॉकेट, रडार, बम वर्षक विमान, परमाणु बम, इनका उपयोग हुआ और उन्होंने युद्ध की दिशा तय की। जैसे कि जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने बम विस्फोट किया था, तो इसका असर भी आपको यहाँ पर देखने को मिला। कोल्ड वॉर के समय में भी आप देख रहे थे, शीत युद्ध का जो समय था वहां पर भी आपने देखा
कि कैसे परमाणु हथियारों की होड़ लगी हुई थी, बैलिस्टिक मिसाइलें बन रही थी, अंतरिक्ष तकनीक आ रही थी, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी हो रही थी और एक नया आधुनिक सैन्य संतुलन जो है हमको देखने को मिला। आधुनिक युग में आप देख ही रहे हैं, कंप्यूटर, उपग्रह, साइबर तकनीक, इनका यूज हो रहा है। हाइब्रिड वॉरफेयर में सैन्य शक्ति के साथ साथ आप देख रहे हैं तकनीक, आर्थिक और सूचना तंत्र का उपयोग हो रहा है। अब क्या है कि युद्ध केवल सेना के आधार पर नहीं, समाज और अर्थव्यवस्था के रूप में लड़े जा रहे हैं। जो जनशक्ति है उसका मोबिलाइजेशन न करके तकनीकी नवाचार को यूज किया जा रहा है, रोबोट और ड्रोन का यूज किया जा रहा है। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि दिशा भी बदलती जा रही है युद्ध की। देखेंगे कि राज्यों की प्रशासनिक क्षमता, इसके अलावा संसाधनों का केंद्रीकरण, युद्ध के बाद की राजनीति का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा आज के समय में जो युद्ध हो रहे हैं। तो आधुनिक युद्ध में जो सैनिक जनशक्ति है, तकनीक का मोबिलाइजेशन है, इन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई है। आप इजराइल ईरान वॉर देखिए, कितना टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, या अभी यूक्रेन रशिया वॉर देखिए। इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज किया। S-400, इसके अलावा जो आकाश मिसाइल है जिसके प्रयोग से वह मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो यह सब चीजें काफी बदलते आपको दिखाई देंगी और आज के समय में टेक्नोलॉजी के बिना वॉर लड़ ही नहीं सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने युद्ध के पेस को, तरीके को, परिणाम को एकदम सेट कर दिया है कि भाई जिसकी टेक्नोलॉजी हायर है वो ज्यादा पावरफुल है और वही युद्ध जीत सकेगा। उसके अलावा आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जहां पे टैंक का रोल मेन था, वहीं पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु युद्ध की शुरुआत हो गई। जब हिरोशिमा नागासाकी में अटैक किया उसके बाद देखेंगे काफी चीजें बदलती आपको दिखाई दी। आज देखेंगे साइबर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका कितना उपयोग किया जा रहा है युद्ध में, और जिनके पास ये शक्ति होगी वही जीतेंगे। एक बात समझिए कि अभी तो ड्रोन एयर एज चल रहा है, 10 से 15 साल बाद आपको दिखाई देगा कि वॉरफेयर जो है वो अब रोबोट के आधार पे होंगे। जो रोबोट हैं वो युद्ध लड़ेंगे मानवों के बिहाफ में, और धीमे धीमे मानव का रोल कम होता जाएगा युद्ध में और उसकी जगह में जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा उपयोग की जाएगी। और जिसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा स्ट्रांग होगी वही आगे बढ़ेगा। इसीलिए दुनिया के बड़े देश इस समय टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ना कि वह आर्मी बढ़ाने से ज्यादा टेक्नोलॉजी को ही बढ़ाने में इस समय ज्यादा अपना पैसा खर्च करते जा रहे हैं। इसी क्रांति पर चलिए बात कर लेते हैं कि उसकी सांस्कृतिक विरासत क्या थी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। इसका जो मुख्य एम था वो था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इस सिद्धांत के आधार पर यह पूरी क्रांति शुरू हुई थी और आप इसको कल्चरल मूवमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि आप पूरे यूरोप में इस क्रांति का प्रभाव देख सकते हैं। मेटरनिक का एक स्टेटमेंट बड़ा फैसिनेट करता है मुझे। ड्यूक मेटरनिक जो है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर हुआ करता था। उसने एक स्टेटमेंट दिया था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस ऑल यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब जब फ्रांस को सर्दी होती है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। बात सही भी है। जब फ्रांस में क्रांति शुरू हुई तो उसका पूरा प्रभाव आपको यूरोप में देखने को मिला है। हमने बात की भी हुई है अपने एक वीडियो में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, कि जिस समय लुई 16 ने ये स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी 5 जून 1789 को, और इसमें टैक्सेस बढ़ाने को लेके काम करना था। 600 लोग थर्ड स्टेट के आए थे और 300 सेकंड स्टेट के थे और 300 फर्स्ट स्टेट के थे। अब स्टेट वाइज वोटिंग थी तो एक एक और एक वोट था, तो ये आराम से बिल पास होना था। तो ऐसे में थर्ड स्टेट के लोगों ने इसका बैकआउट कर दिया कि नहीं, हम इस बात को नहीं मानते। इन लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई थी, टेनिस कोर्ट ओर्थ भी कहते हैं इसको। वहां पर कहा कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इसका एम रहेगा कि जो किंग है उसकी पावर को, शक्ति को क्या करेंगे, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नियंत्रित करेंगे। इसे सिद्धांत दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद आप किसको कह सकते हैं, कि संविधानवाद का सिद्धांत जो है यहां से इमर्ज हुआ। अब जो संविधानवाद का सिद्धांत आया, किंग की सत्ता को नियंत्रित किया जाए, तो निरंकुश शासन काफी हद तक कम हुआ। और जब निरंकुश शासन कम हुआ तो फिर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो थी राइट टू स्पीच। राइट टू स्पीच, बोलने की आजादी, ये आई। और जो सेंसरशिप लागू था उस सेंसरशिप को यहाँ पे खत्म किया गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे यूरोप में इसका प्रभाव देखने को मिला कि अब लोग ह्यूमन राइट्स,
सिटीजनशिप, इक्वालिटी, मॉडर्न डेमोक्रेसी, इनकी बातें करना शुरू कर चुके थे। तो शासन व्यवस्था तो बदल रही थी, लेकिन इसके साथ लैंग्वेज अर्थात भाषा, कला, शिक्षा, साहित्य, धर्म और समाज की संरचना में भी काफी प्रभाव देखने को मिला। जैसे कि फ्रांस के निर्माण में फ्रेंच लैंग्वेज का रोल बहुत बड़ा रहा है। नेपोलियन ने तो लोकल डायलेक्ट्स को लगभग सप्रेस कर दिया था और फ्रेंच बोलने की प्रथा शुरू कर दी। पूरे फ्रांस में केवल फ्रेंच ही बोला जाएगा। तो इसने आज के वर्ल्ड में जो बौद्धिक और राजनीतिक जीवन है, इसको काफी प्रभावित किया था। आप देखेंगे कि इस पूरे फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के बाद ह्यूमन राइट्स और सिटीजनशिप को लेकर बहुत सारी बात हुई। 1789 में ही राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन इस डिक्लेरेशन को लाया गया था। और इसने क्या किया कि जो भी व्यक्ति पैदा होता है, खासकर मनुष्य जो पैदा हो रहा है, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और यह स्वतंत्रता वो अपने लिए लेके पैदा होता है। इसको दुनिया का कोई भी ताकत जो है इस स्वतंत्रता को उससे छीन नहीं सकती है। तो इसकी घोषणा में समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, कानून के समक्ष समान न्याय जैसे सिद्धांत स्थापित किए गए थे। यहाँ से आप देखेंगे कि नागरिकता का सिद्धांत भी आया और एक वर्ड आया फादरलैंड। फादरलैंड का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्री है, जैसे फ्रांस में मैरियन नाम वर्ड यूज हुआ, वहां पे मैरियन, या फिर जर्मनी में जर्मेनिया, ये कुछ ऐसे शब्द है जो साफ तौर पर यह बता रहे थे कि एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो रही है और व्यक्ति जहां पैदा हो रहा है वहां पर उसकी नागरिकता भी हो रही है। सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब राष्ट्र राजा के अधीन नहीं है। जो राजा है वह अब संविधान के अधीन काम करेगा, अर्थात स्वतंत्र नागरिक जो है वो राजा से बोलेंगे कि ये संविधान हमने बनाया, संविधान का पालन करो। आगे चल के यह व्यवस्था भी बहुत देशों में खत्म हुई, जैसे यूके में आज भी चल रही है, लेकिन फ्रांस में यह खत्म होकर रिपब्लिक आ गया था। नेशनलिज्म के सिंबल्स भी आने शुरू हुए, जैसे कि वहां पर ट्राई कलर ना, ऐसे ब्लू हो गया, फिर व्हाइट हो गया, फिर रेड हो गया, ये ट्राई कलर आ गया। फिर राष्ट्रगान ला मार्सेल, रॉजर डी लेज़ले ने इसको लिखा था। इसके अलावा ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट, जिसे फ्रेटर्निटी कहते हैं, उसने भी वहां की चेतना को काफी प्रेरित किया था। बाद में इसका प्रभाव आपको जर्मनी, इटली और अन्य देशों के स्वतंत्रता आंदोलन में भी देखने को मिलेगा। भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा। भारत माता का कॉन्सेप्ट आया, झंडे का कॉन्सेप्ट आया, जो तिरंगा हमारा है, इसके कई सारे फॉर्म हमको देखने को मिलते हैं। राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है और राष्ट्रगीत के फॉर्म में वंदे मातरम, इन सब ने भारतीय लोगों के अंदर भी राष्ट्रवाद की प्रेरणा भरी थी। धर्म और समाज में परिवर्तन हुआ। अब चूंकि कैथोलिक चर्च का नियंत्रण था, राजा और चर्च मिलकर साथ काम करते थे। चर्च एक तरीके से राजा की शक्तियों में अपनी हिस्सेदारी रखता था, टैक्स लेता था। लेकिन जैसे ही ये क्रांति हुई, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता था, सेकुलरिज्म को कौन से यहाँ पे प्रोत्साहन मिला, राजा और चर्च यह दोनों अलग हो चुके थे। अब किंग और चर्च, इनके बीच में सत्ता का एकीकरण खत्म हो गया था। यह अलग तरीके से काम करते थे। जहां पे चर्च काम केवल धार्मिक जागरण था, वहीं पर सत्ता और एडमिनिस्ट्रेशन यह पूरे तरीके से किंग का ही काम हुआ करता था। तो धार्मिक आस्था काफी हद तक सीमित हुई और तार्किक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो हमको देखने को मिलता है। शिक्षा का प्रसार, जो शिक्षा आई, सार्वजनिक शिक्षा हुई, धर्मनिरपेक्षता आई, राष्ट्रीय एकता के तौर पे फ्रांसीसी भाषा को देखा गया। तो कई सारी चीजों का डेवलपमेंट आपको देखने को वहां मिलता है। तो अब राष्ट्रीय भाषा का कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने कहा कि नेपोलियन ने कई सारी स्थानीय बोलियों को, लोकल डायलेक्ट्स को एक तरीके से साइड लाइन ही कर दिया था यहाँ पर। तो अब जब एक तरह की लैंग्वेज होगी तो शिक्षा के प्रचार में, संसार और सांस्कृतिक एकता पर काफी बल आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। कला और साहित्य का प्रकाश भी यहाँ पर काफी प्रभाव पड़ता है। आम जनमानस को जोड़ दिया साहित्य ने और कला ने। चित्रकला और मूर्तिकला में क्रांतिकारी नायक और राष्ट्र के विषय प्रमुख हुए थे। मैरियन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ह्यूमन डिपिक्शन ऑफ फ्रेंच कंट्री के फॉर्म में वहां दिखाई दे रहा है। जितने भी साहित्य हैं उसमें स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र का विचार वहां पे प्रचारित हुआ। रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक, इनके विचार काफी पॉपुलर हुए और लोगों की चेतना में इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। क्रांतिकारी प्रतीक गिलोटिन, मतलब गिलोटिन नाम के एक डॉक्टर थे, उन्होंने एक ऐसा बनाया था यंत्र, इस तरीके से था वो यंत्र, कुछ ऐसे था और ये ब्लेड हुआ करता था। ये यहाँ पे जिसकी गर्दन काटनी है उस पे यहाँ रखा जाता था, ब्लेड ऊपर से नीचे जाता था, कट के गिर जाता थी गर्दन। इसे गिलोटिन कहा गया। लुई 16 को इससे काटा गया था। बाद में मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को भी गिलोटिन करवा दिया गया था। तो वह आतंक का प्रतीक बना। वहीं पर फ्रिजियन कैप,
जो बैगी कैप टाइप की थी, वो स्वतंत्रता का प्रतीक हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्रोकन चेन आ चुका था, टैबलेट आ चुका था। इन सब ने काफी हद तक समाज को एक नए प्रतीकों से जोड़ा और विचार भी हमको देखने को मिलते हैं। क्रांतिकारी कैलेंडर, नागरिक पर्वों को यहाँ पे अपनाया गया, जैसे कि 14 जुलाई को बास्टील डे सेलिब्रेट होना शुरू हो चुका था। सिटीजन और सिटियों ने यह शब्द वहां पे आया, जिससे लोगों की पहचान बनी वहां पर। विश्व में आप देखें तो अमेरिका, लैटिन मॉन्टेस्क्यू का स्पिरिट ऑफ लॉज, इससे अमेरिका में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, वहां पे सरकार की शक्ति को बांटा गया। लैटिन अमेरिका, यूरोप, एशिया में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। भारत में राजा राम मोहन राय, टीपू सुल्तान, यह लोग इनसे काफी प्रभावित थे। तो एक तरीके से फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे विश्व को बदला। आप कह सकते हैं द मदर ऑफ ऑल रेवोल्यूशन इन मॉडर्न एजेस, आप इसको फ्रांसीसी क्रांति को कह सकते हैं। मानवाधिकार, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा, कला, यह सब हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और समाज में तार्किकता, स्वतंत्रता और समानता के भाव को यहाँ पर जोड़ा गया। मैं हमेशा कहता हूँ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, दीज थ्री आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रांसीसी क्रांति इसी के आधार पर आगे बढ़ते हमको दिखाई देती है। इसी वजह से फ्रांसीसी क्रांति का महत्व आज भी आपको मिलता है और आज भी हम इसे पढ़ते हैं, क्योंकि आधुनिक विश्व को बनाने में फ्रांसीसी क्रांति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस क्वेश्चन में बात करेंगे यूनिपोलैरिटी अर्थात एक ध्रुवीयता की। अब विश्व में कई सारे देश हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन लगभग 196 देश हैं। हर देश का अपना महत्व है, लेकिन कुछ ऐसे देश होते हैं जो विश्व की राजनीति पर असर डालते हैं। अब मानव सभ्यता को देखिए, तो मानव सभ्यता में विश्व में शुरुआत में दो देश बहुत पावरफुल थे। अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, तो इंडिया और चाइना बहुत पावरफुल थे। उसके बाद आपने देखा कि जो सेंट्रल एशिया था, वहां पे शक्तियों का निर्धारण देखा गया, चाहे अलेक्जेंडर का दौर देख लीजिए, या उसके बाद तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य का निर्माण हुआ, वह समय देख लीजिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि विश्व की सत्ता एक तरीके से पश्चिमी देशों के पास चली गई, जहां पर यूके के लिए कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, वह एक दौर था। और आज विश्व जो है वो यूएसए के लगभग इर्द गिर्द घूमता हमको दिखाई देता है। लेकिन यूएसए विश्व की ताकत बना कब, इसके लिए थोड़ा हमें चलना पड़ेगा पीछे, आज से 80-90 साल पहले। तब हमको पता चलेगा कि कैसे यूएसए विश्व की ताकत बना। क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए विश्व की ताकत बनने की ओर बढ़ चुका था। लेकिन विश्व युद्ध की समाप्ति जब हुई सेकेंड वाले की, तो दो शक्तियां उभरी, यूएसए और यूएसएसआर। इनके बीच में शीत युद्ध शुरू हुआ। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि यह शीत युद्ध एक तरीके से विचारधारा पर आधारित था। विचारधारा पर आधारित था, जहां पर यूएसए यह पूंजीवाद का समर्थक कर रहा था, कि कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का। वहीं पर यूएसआर जो है वो साम्यवाद के आधार पर आगे बढ़ रहा था, अर्थात क्या यहाँ पे कहेंगे कम्युनिज्म, कम्युनिज्म, इसके आधार पर आगे बढ़ रहा था। इनके बीच में शीत युद्ध हुआ, लेकिन 1991 में जब शीत युद्ध समाप्त होता है, तो सोवियत संघ यूएसआर का विघटन होता है। 15+1 16 कंट्रियां यहाँ पर बनती हैं, और विश्व की जो यहाँ पे शक्ति थी, उसका संतुलन पूरी तरीके से बदल गया। अभी तक जहां पर द्विध्रुवी विश्व आपको देखने को मिल रहा था, अब विश्व में एक ध्रुव खत्म हो गया था, केवल एक ध्रुव बचा था, वह था अमेरिका। और अमेरिका विश्व की महाशक्ति के तौर पर उभरा, और यहीं से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को एक ध्रुवीयता अर्थात यूनिपोलैरिटी मिल गई। यहाँ पर सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर शक्ति का केंद्रीकरण हमको देखने को मिला। अब पूरे दुनिया की सत्ता का केंद्र बन चुका था अमेरिका, और अमेरिका ने एक नया तरीका, एक नया साम्राज्य यहाँ बनाना शुरू किया, और इसे साम्राज्यवाद या असमानता, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि अमेरिका जैसी शक्ति के आगे आने की वजह से, एक ध्रुविता होने से विश्व में स्थिरता और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये दोनों के अपने आर्गुमेंट है, दोनों आर्गुमेंट को समझ लेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक ध्रुविता के पक्ष में तर्क लोगों ने दिया कि इस वजह से स्थिरता और व्यवस्था देखने को मिलती है, क्योंकि विश्व में एक ही शक्ति है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को ये पता है कि हमें किसके नेतृत्व में आगे बढ़ना है। तो तरीके से स्पष्ट नेतृत्व यहाँ पर देखने को मिला कि अमेरिका जो बोल रहा है वही करते हैं, अमेरिका जो कहेगा वही होगा। तो ऐसे में अमेरिका विश्व में सैन्य और आर्थिक क्षमता हासिल करने की वजह से दुनिया के कई सारे संघर्षों को संतुलित करने में भूमिका निभा दी। जैसे कि आप देखेंगे कि जब हम चलते हैं कोरिया, तो वहां पर आप देखा कि
साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में भी जो क्लैश हुआ, उस क्लैश को शांत कराने में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान रहा है। या इजराइल को स्थापित कराना मध्य एशिया में, उसमें भी आप देखेंगे बहुत प्रभाव पड़ा है। उसके अलावा जो वैश्विक संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में भी अमेरिका का प्रभुत्व देखने को मिला है। तो अमेरिका इन संस्थाओं के आधार पर दुनिया का फायदा भी करा रहा था, चाहे संयुक्त राष्ट्र देख लें, विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ये अमेरिका के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी। साथ ही साथ मानवाधिकार, मुक्त व्यापार, लोकतंत्र, इनको भी बढ़ावा मिला। अमेरिका चूंकि पावरफुल है, ऐसे में टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स, इन दोनों में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो अमेरिका की तकनीकी श्रेष्ठता की बात कर ली जाए, जैसे आईटी में, अंतरिक्ष में, सैन्य तकनीक में, ऐसे में दुनिया को एक आधुनिकता की नई दिशा देखने को मिलती है। वैश्विक व्यवस्था में डॉलर लगभग 80% इकोनॉमी को रोल प्ले करता है। तो ऐसे में एक तरीके से कॉमन करेंसी आप मान लीजिए। तो दुनिया की वित्तीय संस्थानें भी स्थिर यहाँ पर फील होने लगी। अमेरिका ने दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र और उदारवाद के विचारों को प्रोत्साहित किया, जैसे पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया के बहुत सारे देश, यहाँ पर भी देखा आपने कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था देखी जाती है। लेकिन अब बात यही है ना कि जब एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा होगा, तो उसकी वजह से इस नव साम्राज्यवाद का उदय होगा। तो साम्राज्यवाद प्रकृति भी देखने को मिलती है कि अमेरिका ने कई बार इंटरफेयर किया है दूसरे लोगों के क्षेत्र में। जैसे कि 1971 के बाद जब वियतनाम आजाद होता है फ्रांस से, और यहाँ पे कम्युनिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट आने की कोशिश करती है, अमेरिका ने बेवजह यहाँ एंट्री करी। या फिर हम बात करें ईरान की, ईरान के तख्ता पलट में भी अमेरिका का रोल माना जाता है। इराक में अटैक करके सद्दाम हुसैन को मार दिया गया। लीबिया में अटैक करके गद्दाफी को मार दिया गया। अफगानिस्तान में अटैक किया गया। मध्य पूर्व के बहुत सारे देशों में सैन्य हस्तक्षेप किया गया। सीरिया के क्षेत्र में आप देखिए, अभी जो यूक्रेन रशिया वॉर है, उसमें यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करने की बात लीजिए। तो अमेरिका ने हमेशा अपने सैन्य हस्तक्षेप से जो उसके पास शक्ति थी, उसका दुरुपयोग किया है। असमानता निर्भरता, दुनिया की बहुत सारी नीतियां अमेरिका के लिए हो गई। अमेरिका जिसको चाहता उसको आगे बढ़ाता, जिसको चाहता उसको पीछे करता, हर एक देश में इंटरफेयर करने का प्रयास करता। इस तरीके से जो अविकसित देश या विकासशील देश है, उन पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव देखा जाता है। अब बात यही है कि एक ध्रुवीयता की वजह से एक ही चीज आगे बढ़ रही है, लेकिन आज के समय में आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन, रशिया, चाइना, इंडिया, ऐसे देश अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं कि अब जो है स्थायी एक ध्रुवीयता नहीं चलेगी। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, बहुध्रुवीय वर्ल्ड है। यहाँ पर किसी एक देश के कहने से कुछ नहीं होगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं, भारत, चीन और रूस एक मंच पे आए हैं अमेरिका के खिलाफ। तो ऐसे में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आज के समय में चीन को देखिए आगे बढ़ रहा है, रूस की सहन क्षमता दुनिया लोहा मान रही है, भारत दुनिया की सबसे बढ़ती शक्ति है। तो ऐसे में विश्व में मल्टीपोलरिटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो एक ध्रुवता की वजह से विश्व में तनाव भी देखा गया, संतुलन भी देखा गया। शीत युद्ध के बाद युद्ध बहुत बढ़े, जैसे कि आप देखिए मध्य एशिया की स्थिति क्या है, अफ्रीका के उत्तर भाग की देखिए स्थिति क्या है, यूक्रेन रशिया वॉर देखिए। तो ऐसे में एक ध्रुवता शांति लाएगी, ये धारणा काफी हद तक कमजोर हुई है। और आज के समय में चीन की आर्थिक शक्ति, रूस की सैन्य शक्ति, यूरोप की एकजुटता, भारत की तेज बढ़ती शक्ति, क्या विश्व में बहु ध्रुवीयता की ओर बढ़ता कदम है। और जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, वो एक नया आपको वर्ड देखने को मिलेगा। एक तरीके से आप इसको संक्रमण काल के तौर पर देख सकते हैं। एक ध्रुवीयता ने विश्व में कुछ समय तक शांति व्यवस्था कायम करी, पर ऐसा नहीं है कि एक महाशक्ति होने से सब कुछ बढ़िया ही होगा। एक महाशक्ति ने दुनिया का नुकसान भी किया है, और इस वजह से दुनिया धीमे धीमे मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ते जा रही है। और ऐसे आप देखेंगे कि जब मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा, यह ज्यादा लंबा चलेगा और ज्यादा टिकाऊ व्यवस्था भी हमको देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो एक ध्रुविता, एक देश का शासन, वह एक तरीके से दुनिया की हर तरह की गतिविधि को नियंत्रित करता है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। और वह कोशिश करता है कि दुनिया के सभी देश उसके इर्द गिर्द ही घूमते दिखाई दें। लेकिन जब दुनिया में अन्य शक्तियों का भी उदय होगा, तो वह देखेंगे कि दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगी। और ऐसे में जो एक देश अपने अकॉर्डिंग सारे काम करना चाहता था, वह अब काम उसके अनुसार नहीं होगा। दुनिया के अन्य देशों का भी यहाँ पर काफी रोल देखने को आपको मिलेगा। मैं बात करेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की। जैसे जैसे व्यवस्था बदलती है, जैसे जैसे आर्थिक तंत्र बदलता है, शिक्षा का प्रसार होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती हैं, सुरक्षा की व्यवस्था होती है, आपको जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और समाज भी इसके अकॉर्डिंग काफी बदलते दिखाई देगा।
तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत यह एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके आधार पर आप यह पता लगा पाते हैं कि आखिर जनसंख्या बदल किस तरीके से रही है। जन्म दर, मृत्यु दर, इसमें कैसा परिवर्तन आ रहा है, आर्थिक व्यवस्था की वजह से कैसे जनसंख्या बदल रही है। अगर हम नोटिस करेंगे तो 1929 में वॉरेन थॉमसन ने सबसे पहले इसे प्रतिपादित किया। उन्होंने यह कहा कि समाज, वहां की जो आर्थिक गतिविधि है, जब उसमें परिवर्तन आता है तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आता है। इन्होंने कहा कि जैसे ही पारंपरिक कृषि आधारित व्यवस्था बदलती है, कहां पर गई, आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था की ओर, तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति में अंतर देखने को मिलता है। अब इसमें जन्म दर, मृत्यु दर, यह दोनों अलग अलग चरणों में आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि मृत्यु दर ज्यादा है तो लोग सोचते हैं कि बच्चा हो सकता है मर जाए आने वाले समय में, तो वो ज्यादा बच्चे भी पैदा करने लगते हैं। तो इस वजह से जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन भी आपको समय के अनुसार देखने को मिलेगा। तो जन्म दर और मृत्यु दर यह भी अलग अलग समय में अलग अलग चरणों से गुजरता है। अगर हम देखें जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को, तो नॉर्मली जो जनसंख्या की वृद्धि है वो आपको बताती है कि आपका आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे हो रहा है। अगर अर्थव्यवस्था स्टेबल होती जाएगी तो आप देखेंगे वहां पे जन्म दर में आपको कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो जन्म दर में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ज्यादा लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे, यह सिद्धांत वहां पर हमको दिखाई देता है। ऐसे ही सामाजिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है, स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं है, उसके अलावा सुरक्षा की व्यवस्था है कि नहीं, यह भी जन्म दर और मृत्यु दर को काफी प्रभावित करती है। तो जन्म दर और मृत्यु दर के परिवर्तन को कई चरणों में बांटा गया है इस आधार पर, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। और इसके लिए नॉर्मली जो एग्जाम्पल लिया गया वो यूरोप और पश्चिमी देशों का लिया गया, लेकिन इन्हें विकासशील देशों पर थोपने का या लागू करने का प्रयास भी हमको कई बार दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पर जनसंख्या के संक्रमण को देखें तो हमें जो चरण प्राप्त होते हैं, पहला है हाई स्टेशनरी स्टेज, मतलब उच्च स्थिरता। यहाँ पर जन्म दर भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर लोग अधिक मरेंगे, मतलब डेथ ज्यादा होगी, तो बाय डिफॉल्ट जो बर्थ है वो आपको अधिक दिखाई देगी, क्योंकि लोगों को डर रहेगा कि अगर एक ही बच्चा पैदा किए वो भी मर गया तो फिर हमारी तो आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय हो जाएगी। दैट्स वाई डेथ रेट को मेंटेन डेथ रेट को मतलब डेथ रेट बढ़ रही है, तो इसको काउंटर करने के लिए बर्थ रेट को बढ़ाया जाता है। तो मृत्यु दर ऊंची होने से जनसंख्या वृद्धि नगण्य है, लेकिन जनसंख्या डिक्रीज ना हो इसलिए बर्थ रेट को लोगों ने बढ़ाया। सामान्य तौर पर आप जो अंडर डेवलप्ड देश हैं या प्राचीन और मध्यकालीन समाज है, वहां पर आप यह व्यवस्था बहुत देखेंगे। सेकंड स्टेट की बात करें तो औद्योगिकरण और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो गई तो ऐसे में मृत्यु दर घटने लगती है, लेकिन जन्म दर अभी भी ऊंची बनी रहती है। और इस वजह से जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जैसे कि यूरोप में हुआ था 18वीं 19वीं सदी में, और भारत में आपने देखा 1970 के बाद से लेकर 1990 के बीच में मृत्यु दर डिक्लाइन हुई, लेकिन जन्म दर वैसी थी। इस वजह से जनसंख्या विस्फोट हमको देखने को मिलता है। तो कई सारे विकासशील देशों में आप यह व्यवस्था देखने को पाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाएं जो हैं बदलती जा रही हैं और जनसंख्या में कितना परिवर्तन यहाँ पर होते हमको दिखाई दे रहा है। फिर आते हैं तृतीय चरण की ओर पे। अब शिक्षा बढ़ गई, नगरीकरण बढ़ गया, परिवार नियोजन भी अच्छे से आ गया, ऐसे में जन्म दर में भी गिरावट शुरू हो जाती है। तो मृत्यु दर तो पहले ही अच्छी हो मतलब घट चुकी है स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से। ऐसे में क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होने लगती है। आज के समय में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हो गई है, मतलब जैसे आप देखेंगे तो 1991 से लेकर 2001 के बीच में जनसंख्या आपको बढ़ी दिखाई देगी, पर वृद्धि दर यहाँ से कम हो रही है, अभी वृद्धि दर और कम होती जा रही है। तो कहने के मतलब जनसंख्या बढ़ने का जो रेट है वो काफी कम हो गया है। तो आज भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा ही ट्रेंड चलता हुआ आपको मिल रहा है। अगर हम चौथे चरण की बात करें तो ये मिलता है लो स्टेशन। यहाँ पे क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों एकदम लोअर, ना बच्चे पैदा हो रहे हैं ना बहुत लोग मर रहे हैं। ऐसे में जनसंख्या लगभग लगभग स्थिर हो जाती है और यह गति बहुत धीमे से आगे बढ़ती है, मतलब जनसंख्या आगे बढ़ ही नहीं रही है। जैसे अमेरिका, जापान, यूरोप, इन सब देशों में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पांचवें चरण को लेके विवाद है, क्योंकि वैज्ञानिक हम मानते हैं कि देखिए यह चीजें ऐसी नहीं चलती जैसी हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं।
क्योंकि विकसित देशों में अब जन्म दर मृत्यु दर से भी कम हो गई, मतलब ज्यादा लोग मर रहे हैं और कम लोग पैदा हो रहे हैं, ऐसे में जनसंख्या घटने लगती है और बुजुर्ग आबादी बढ़ने लगती है। इसको लेकर विवाद है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, जैसे कि आप जापान में देख सकते हैं या अमेरिका में देख सकते हैं। यहाँ पर कई कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर यह दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस सिद्धांत की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से जोड़ा गया है इसको। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को भी यहाँ पे डाला गया है, लेकिन यह मेनली आपका यूरोपीय मॉडल है। हर देशों में आप इसको समान तरीके से लागू नहीं कर सकते हैं। कई जगहों पे सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों से भी जन्म दर में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यह एक प्रमुख चीज है जिसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। तो जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत यह बताता है कि जैसे आपकी आर्थिक व्यवस्था बदलती है, वैसी जनसंख्या वृद्धि की दर भी बदलने लगती है। जनसंख्या की नीति, परिवार नियोजन कार्यक्रमों ने भी समाज में जनसंख्या की वृद्धि को काफी हद तक नियंत्रित किया हुआ है। इस क्वेश्चन में बात करेंगे इम्पोर्टिंग ऑफ न्यू प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज की, कि कैसे नए पौधे, नए जानवर जब किसी नए देश में जाते हैं तो वहां की प्रकृति में कैसा परिवर्तन लाते हैं। अब चूंकि मानव इतिहास में माइग्रेशन हमेशा से चलता रहा है, अफ्रीका से निकला मानव आज दुनिया के कोने-कोने में पहुंच चुका है। उसके बाद जब उपनिवेशवाद बढ़ा तो यह चीजें और बढ़ती आपको दिखाई दी। तो कृषि, व्यापार, उपनिवेशवाद, इस वजह से दुनिया में नए पौधों और पशुओं की प्रजातियों का प्रसार हुआ और आज के समय में आयात और निर्यात भी होता है। 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इनके बीच में बड़े पैमाने पर संपर्क जो है इनका बढ़ा। ऐसे ही एक आपको कोलंबियन एक्सचेंज देखने को मिलेगा। इसकी वजह से जो लैटिन अमेरिका के देश हैं, वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, वो यूरोप, अफ्रीका और इंडिया में आना शुरू हो गए और इसकी वजह से समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे हम अगर बात करें नए पौधों के आयात की, तो अमेरिका से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में कई सारे ऐसी प्रजातियां पहुंची जो यहाँ पर नहीं होती थी। जैसे कि मकई, मेज नॉर्थ अमेरिका में मिलता था। आलू, ये आपका ब्राजील और कैरिबियन मिलता था। टमाटर, मिर्च, तंबाकू, कोको, सूरजमुखी, शकरकंद, ये सब फसलें अमेरिका से यूरोप और एशिया में पहुंचनी शुरू हो गई। जब आलू और मकई यूरोप में पहुंचा ना, तो यूरोप में खाद्य सुरक्षा की समस्या खत्म हो गई, वरना एक समय यूरोप में खाने की चीजें नहीं हुआ करती थी बहुत ज्यादा। तो एशिया और यूरोप में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में और जनसंख्या वृद्धि में इन दोनों फसलों का काफी योगदान रहा है। इसके अलावा एशिया और अफ्रीका से यूरोप और अमेरिका में चाय, कॉफी, गन्ना, मसाले, चावल, केला, यह सब फसलें पहुंचनी शुरू हो गई और इस वजह से वहां के लोगों ने काफी लाभ कमाया। खासकर गन्ना और कॉफी की खेती से दास प्रथा और बागान अर्थव्यवस्था जुड़ी रही और अंग्रेजों ने इससे खूब लाभ कमाया है उस दौर पे। साथ साथ आप देखेंगे नए पशुओं और प्रजातियों का आयात हुआ। यूरोप से घोड़े, गाय, भेड़, बकरी, गोट, सुअर, यह सब अमेरिका पहुंचने लगे। अब अमेरिका में तो घोड़ों ने पूरा जीवन शैली ही बदल के रख दिया, वहां की युद्ध क्षमता को बदल के रख दिया था। यूरोपीय जो पशुधन थे उससे अमेरिका की कृषि बदल गई और वहां की जो स्थानीय पारिस्थितिकी थी, इसमें भी काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। अमेरिका से पौधों का निर्यात हुआ, पशुओं का थोड़ा कम हुआ था, लेकिन यूरोप और एशिया से पशु ज्यादा गए कहाँ पर? अमेरिका की ओर। इसी बीच में कुछ औपनिवेशिक संपर्क की वजह से भी कई छोटे पक्षी और छोटे जीव जंतु भी अन्य देशों में पहुंचने लगे। इसका आर्थिक और सामाजिक प्रभाव बहुत हुआ, जैसे कि कृषि क्रांति। अब नए खाद्य आए तो ऐसे में गरीब वर्गों का भोजन अच्छा हो गया, तो मकई और आलू ने काफी चीजें वहां पर ठीक करी। व्यापार और उपनिवेशवाद ने गन्ना, कॉफी, चाय, तंबाकू, इनको वैश्विक प्रोडक्ट बना दिया और व्यापार को नई दिशा मिली। यूरोपीय उपनिवेशवाद ने इन फसलों से बागान बनाए, दास व्यवस्था शुरू कर दी और खूब लाभ कमाना शुरू किया। जनसंख्या वृद्धि हुई, अच्छा खाना मिलना शुरू हुआ, तो लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी। सांस्कृतिक प्रभाव आप देखेंगे, जब ब्रिटिशर्स पहुंचे थे ब्राजील, तो उनको ये लगा कि यार कैसे जिएंगे बिना शराब के, बिना इतनी गर्मी में कैसे पिएंगे, तो उनको कॉफी पी के वही आनंद मिला जो वह शराब पीकर प्राप्त किया करते थे। हाँ, पर्यावरण संतुलन काफी बिगड़ता है और वो बिगड़ता हमको दिखाई हुआ। ऐसे में स्थानीय पौधों और पशुओं का विनाश आपको देखने को मिलता है। तो नए पौधों और पशुओं की प्रजातियों के आयात से विश्व इतिहास काफी हद तक प्रभावित रहा है। इन्होंने जहां पर खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन और व्यापारिक विस्तार को समर्थन दिया,
वहीं पर जो लोकल इकोसिस्टम है उनको काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया था। दोस्तों यह था आपका पार्ट बी, सारा क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिया गया है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, जमा कर दीजिए, अच्छे नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले असाइनमेंट में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।